अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रस्ट एक्ट 1882। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है डिफरेंशिएट जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद इसके कुछ प्रोविजंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि ट्रस्ट होता क्या है। ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि किसी थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड पर्सन को आप उसके ऊपर बिलीव करके एक मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको देते हैं, ताकि जब तक आपका बेनिफिशरी मेजर नहीं हो जाता तब तक वो उस प्रॉपर्टी की रेख देख करे। अब ये ट्रस्ट है क्या? ट्रस्ट एक ऑब्लिगेशन है। ये ट्रस्ट एक ऑब्लिगेशन है जो कि एनेक्स की जाती है टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड अराइजिंग आउट द कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट बाय द ओनर or the declared of the accepted by him for the benefit of another or of other of the owner. It means के वही बात हो गई कि किसी दूसरे शख्स को आप जो है अपनी ट्रस्ट प्रॉपर्टी, चाहे वो इमूवेबल हो चाहे वो मूवेबल हो, उसको वो चीज़ देते हैं। कब तक के लिए? तब तक जब तक कि वो उसको एग्जीक्यूट ना कर दें। उसके फिर कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, वो सेक्शन नंबर 11 में चल के हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सेक्शन नंबर 2 होता है वो होता है डेफिनेशन क्लास का है। अब सेक्शन नंबर 2 जो है डेफिनेशन क्लास, इसके अंदर हमें ये बता रहा है कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट कौन होता है, बेनिफिशियरी कौन होता है, ट्रस्टी कौन होता है, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट क्या होता है। सबसे पहले द पर्सन हु रिपोजेस और डिक्लेयर्स द कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। इट मीन्स कि अगर कोई शख्स ये कह दे कि ये प्रॉपर्टी में जो है फला शख्स को ट्रस्ट करने जा रहा हूँ, तो जो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट होता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर होता है, उसको हम कहते हैं ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। उसके बाद अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द कॉन्फिडेंस, वो शख्स जो उस कॉन्फिडेंस को एक्सेप्ट करता है, उसको कहा जाता है? उसको कहा जाता है ट्रस्टी। और जिसके बेनिफिट के लिए ये काम हो रहा है या जिसके बेनिफिट के लिए वो ट्रस्ट क्रिएट की जाती है, उसको कहा जाता है बेनिफिशियरी। और जो सब्जेक्ट मैटर, जो आपकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी, उसको कहा जाता है ट्रस्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद फर्दर ये डिस्कस कर रहा है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट ये होता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप रजिस्टर्ड करा रहे हैं, तो उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को हम डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रस्ट या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ड है। इंस्ट्रूमेंट एक होता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एक होता है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन लॉ के अंदर जब भी इंस्ट्रूमेंट वर्ड आ जाए इट मीन्स के डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर बात की जा रही है डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रस्ट, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ट्रस्ट क्रिएट की जा रही है। उसके बाद फर्दर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब कि ट्रस्ट को तोड़ देना। अ ब्रीच ऑफ एनी ड्यूटी इम्पोजेस ऑन द ट्रस्टी, कोई भी ड्यूटी जो इम्पोज की जाए ट्रस्टी के ऊपर कि आपने, आपकी ऑब्लिगेशन है, आपने ये काम करना ही करना है, तो वो अगर अपनी ऑब्लिगेशन को ब्रीच कर दे उसको हम कहेंगे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसने जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। उसके बाद रजिस्टर्ड मीन्स के कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रजिस्टरेबल हो और आप उस चीज़ को रजिस्टर करा लें ट्रस्ट के बेनिफिट के लिए, तो उसको हम कहेंगे रजिस्टर्ड। उसके बाद नोटिस मतलब कि नॉलेज, कोई भी चीज़ नॉलेज में आना। अब ऐसा भी होता है कि एट द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट क्रिएट होने के टाइम पे जो आपका ट्रस्टी है उसकी नॉलेज में कोई नेगेटिव चीज़ आ जाती है, तो वो जो है उसके ऑनर ऑफ द ट्रस्ट या आपका जो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट है उसको बताएगा। एक्चुअली जो वर्ड नोटिस है लॉ के अंदर, नोटिस मीन्स के नॉलेज। उसके बाद एक्सप्रेशन डिफाइन इन 1872। उसके बाद सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 की जाने की तरफ से, चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाने की तरफ से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ट्रस्ट एक्ट 1882 के जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी उसकी डायरेक्ट वर्डिंग है, वो एज इट इज़ सेम ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जैसी ही है। इसके अंदर कोई हार्ड वर्डिंग नहीं है। अब सेक्शन नंबर 4 डिस्कस करता है लॉफुल पर्पस, कि लॉफुल पर्पस क्या होना चाहिए। ये कह रहा है अ ट्रस्ट में बी क्रिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पस, द पर्पस इज ऑफ अ ट्रस्ट इज लॉफुल। ट्रस्ट का पर्पस लॉफुल होगा अनलेस फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है, और सच अ नेचर विच परमिट्स, वो डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, यानी कि वो डिफीट कर दे, किसी भी लॉ के बियॉन्ड चले जाए, और इस फ्रॉडलेंट, या तो उसके अंदर फ्रॉडलेंट आ जाए, या फिर जो है इन्वॉल्व्स एनी इम्प्लाइड ऑथर द कोर्ट रिगार्ड्स इमोरल
पब्लिक पॉलिसी या वो फिर पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़। अब अनलॉफुल पर्पस क्या होता है? अनलॉफुल पर्पस ये होता है या तो वो फॉरबिडन बाय लॉ हो, या फिर जो है वो कुछ ऐसी प्रोविज़न हो उसके अंदर जो कि बियॉन्ड द लॉ हो, लॉ के अगेंस्ट हो, या फिर जो है फ्रॉडुलेंट हो, या फिर जो है उसके अंदर कोई भी ऐसी इन्वॉल्व्स एनी इम्प्लाइड इंजरी आ जाए टू द पर्सन और प्रॉपर्टी, जो कि इंजर कर रही है प्रॉपर्टी को या पर्सन को, या फिर पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ। अब लॉफुल पर्पस और अनलॉफुल पर्पस, इसके अंदर फर्दर डिस्क्राइब किया गया कि अगर एक ट्रस्ट क्रिएट की जा रही है फॉर टू पर्पसेस और उसका एक पर्पस जो है वो लॉफुल है और एक पर्पस अनलॉफुल है, जब दोनों के दोनों पर्पसेस सेपरेट ना हो सकें तो दोनों के पर्पसेस को जब आप एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं वो होल ट्रस्ट इज़ वाइड, वो पूरा का पूरा ट्रस्ट जो है वो आपका वाइड है। उसके बाद सेक्शन नंबर 5 क्या डिस्कस करता है? सेक्शन नंबर 5 डिस्कस करता है ट्रस्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? नो ट्रस्ट इन रिलेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज वैलिड अनलेस डिक्लेयर्ड बाय नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट और ट्रस्टी एंड रजिस्टर्ड बाय द विल ऑफ द ऑथर। ये कह रहा है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, तो जब आप ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे फिर वो विल हो, चाहे फिर वो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो वो ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो सकते। उसके बाद ट्रस्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, नो ट्रस्ट इज रिलेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज वैलिड अनलेस डिक्लेयर्ड और अनलेस ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द ट्रस्टी। जब तक उसकी जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर्ड नहीं की जाती ट्रस्टी को, तब तक वो जो है वैलिड नहीं होगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 6 ऑनर्स ऑफ प्रूफ इन द केस ऑफ ओरल ट्रस्ट। अब ये कह रहा है ऑनर्स ऑफ प्रूफ। ऑनर्स ऑफ प्रूफ मीन्स के बर्डन ऑफ प्रूफ। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इन द केस ऑफ ओरल ट्रस्ट वो बहुत ही हेवी है। वो किस वजह से हेवी है? क्योंकि ओरल ट्रस्ट को आप प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब ये कह रहा है कि जो ऑनर्स ऑफ प्रूफ है वो वुड बी वेरी हैवी अकॉर्डिंग टू AIR 1928 बम्बई पेज नंबर 97। उसके बाद सेक्शन नंबर 7 हु मे क्रिएट ट्रस्ट। ट्रस्ट कौन क्रिएट कर सकता है? एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी शख्स जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, इट मीन्स कि वो मेजर होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट with the permission of the principal of civil court of the original jurisdiction on the behalf of the minor के behalf पे जो civil court है उसकी जो भी jurisdiction लगती है उसकी permission से, subject to each case law of the time being in force and circumstances extent which the author of the trust may dispose of the trust property, वो उसको dispose भी कर सकता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 8 सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट। जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रस्ट मस्ट बी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल टू द बेनिफिशियरी। ये सेक्शन नंबर 8 सिंपली कह रहा है कि जिस भी प्रॉपर्टी आप ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेनिफिशियरी को। उसके बाद सेक्शन नंबर 9 हु मे बी बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? बेनिफिशियरी मैंने पहले ही डिस्कस किया कि बेनिफिशियरी वो शख्स जिसके बिहाफ पे या जिसके इंटरेस्ट पे ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं आप। एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी में बी अ बेनिफिशियरी। कोई भी शख्स जो कि कैपेबल है आपकी प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए उसको हम जो है बेनिफिशियरी कहते हैं। उसके बाद है हु मे बी ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन हो सकता है? एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी। कोई भी शख्स जो कि कैपेबल है होल्डिंग प्रॉपर्टी के लिए। मे बी ट्रस्टी बट वेयर द ट्रस्ट इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन। जहाँ पर डिस्क्रेशन की बात आ जाए। ये कह रहा है कि एवरी पर्सन इज़ कैपेबल। कोई भी शख्स कैपेबल है ट्रस्टी बनने के लिए, लेकिन जहाँ पर डिस्क्रेशन की बात आ जाए ही कैन नॉट एग्जीक्यूट इट। वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता अनलेस ही इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जब तक वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि वो मेजर नहीं है, वो साउंड माइंड नहीं है। जब तक वो मेजर या साउंड माइंड नहीं बन जाता तब तक वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। उसके बाद है नो वन इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट ट्रस्ट। कोई भी बाउंड नहीं है ट्रस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद सेक्शन नंबर 11 चैप्टर नंबर 3 ऑफ द ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ट्रस्टीज़। ट्रस्टीज़ की क्या क्या ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ हैं? ट्रस्टी टू एग्जीक्यूट ट्रस्ट। क्या ट्रस्टी जो है एग्जीक्यूट कर सकता है ट्रस्ट को? नहीं।
द ट्रस्टी इज़ बाउंड टू फुलफिल द पर्पस ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्टी जो है वो बाउंड है कि जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट क्रिएट की गई है उसको एग्जीक्यूट करे, उस पर्पस को फुलफिल करे, एंड टू ओबे द डायरेक्शंस ऑफ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट given at the time of creation except is modifying at the consent of all beneficiaries being competent to contract। सिंपली कह रहा है कि जब एग्जीक्यूशन की बात आएगी ट्रस्ट की, तो वो जो है उसकी फुलफिल सारी की सारी कंडीशन करेगा, और जो भी आपका ऑथर ऑफ द ट्रस्ट ने जो भी आपको कंडीशन बताई हैं उन सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा और उस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करेगा। वेयर द बेनिफिशियरी इज इनकॉम्पिटेंट, जहाँ पर बेनिफिशियरी इनकॉम्पिटेंट हो जाए तो क्या होगा, हिज कॉन्सेंट में फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत उसकी जो कॉन्सेंट है वो ली जाएगी सिविल कोड से। उसके बाद सेक्शन नंबर 12, ट्रस्टी टू इन्फॉर्म हिमसेल्फ टू स्टेट और ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ट्रस्टी टू इन्फॉर्म हिमसेल्फ, जो ट्रस्टी है वो इन्फॉर्म करेगा खुद को। अ ट्रस्टी इज बाउंड टू acquaint himself as soon as possible with the nature of and circumstances of the trust property to obtain where necessary the transfer of the trust property to himself and subject to the provision of the instrument to get the trust money invested on the insufficient and hazardous security। तो जो जो आपका ट्रस्टी है वो खुद को ही नॉलेज में, उसकी नॉलेज में बात आनी चाहिए, यानी कि वो खुद को ही जो है क्या करेगा, वो खुद को एक्नॉलेज करेगा किस चीज़ के लिए कि जो ये ट्रस्ट क्रिएट की गई है इसकी बेनिफिशरी, ये ट्रस्ट क्रिएट की गई है, इस ट्रस्ट के बिहाफ पे जितने भी सिक्योरिटीज़ के मनी लग रहे हैं वो कौन कौन से सिक्योरिटीज़ हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 13, ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट टाइटल टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी। जो आपका ट्रस्टी है वो प्रोटेक्ट करेगा ट्रस्ट के टाइटल को, और वो उस टाइटल के एडवर्ड्स कोई भी काम नहीं करेगा, उस टाइटल के एडवर्ड्स कोई भी टाइटल नहीं दे सकता उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को। उसके बाद सेक्शन नंबर 14 क्या डिस्कस कर रहा है, सेक्शन नंबर 14 कह रहा है ट्रस्टी नॉट टू सेट अप टाइटल एडवर्ड्स टू बेनिफिशियरी। सेक्शन नंबर 14 भी सिंपल यही कह रहा है कि जो आपका ट्रस्टी है वो टाइटल के एडवर्ड्स नहीं जाएगा, यानी कि वो जो उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी का टाइटल है उस टाइटल के एडवर्ड्स जाके उसको कोई और टाइटल नहीं दे सकता। उसके बाद सेक्शन नंबर 15, केयर रिक्वायर्ड फ्रॉम ट्रस्टी। कौन कौन सी केयर्स रिक्वायर्ड हैं ट्रस्टी के लिए। अब यहाँ पर जो प्रोविज़न है वो एज इट इज़ द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की ही प्रोविज़न। जब ट्रस्ट क्रिएट की जाएगी तो जो ट्रस्टी है वो उस प्रॉपर्टी की ऐसे ही केयर करेगा, ऐसे ही ड्यू केयर करेगा जैसे वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की हो, और उस प्रॉपर्टी पे जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो बाद में उस सारे के सारे एक्सपेंसेस को ले लेगा। उसके बाद एक कन्वर्जन ऑफ पेरिशेबल प्रॉपर्टी वेयर द ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सेवरल पर्सन। जहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट की जाए ज़्यादा पर्सनस के लिए इन सक्सेशन के अंदर, एंड द ट्रस्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेस्टिंग नेचर ऑफ द इंटरेस्ट द ट्रस्टी इज बाउंड अनलेस द इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रेरी मे बी इन्फर्ड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कन्वर्ट प्रॉपर्टी। जहाँ पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि वेस्टिंग नेचर की हो, तो उस प्रॉपर्टी को वो जो है क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को प्रॉफिटेबल कैरेक्टर में चेंज कर देगा। किस तरीके से, लेट सपोज कि आपने किसी भी शख्स के लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट की जो खाने पीने की चीज़ थी, या फिर कोई ऐसी चीज़ थी जो विद इन 1 ईयर विद इन 2 ईयर वेस्ट हो जाएगी, तो वो जो ट्रस्टी है वो ट्रस्टी क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को कहीं सेल आउट कर देगा, या फिर उस प्रॉपर्टी को कहीं जो है प्रॉफिटेबल कैरेक्टर में लेके आ जाएगा, जहाँ से उस प्रॉपर्टी का कोई भी प्रॉफिटेबल कैरेक्टर यानी कि कोई प्रॉफिट लिया जा सके। उसके बाद सेक्शन नंबर 17, ट्रस्टी टू बी इम्पार्शल। जो ट्रस्टी है वो इम्पार्शल करे वेयर देयर आर मोर बेनिफिशरीज देन वन। जहाँ पर एक से ज़्यादा बेनिफिशरीज आ जाएं जिसके लिए ट्रस्ट क्रिएट की गई है, तो वहाँ पर क्या होगा, द ट्रस्टी इज़ बाउंड टू बी इम्पार्शल एंड मस्ट नॉट एग्जीक्यूट द ट्रस्ट फॉर द एडवांटेज ऑफ वन ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द ट्रस्टी। यहाँ पर ये सिंपली कह रहा है जहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशरीज आ जाएँ तो फिर ट्रस्टी जो है वो एक शख्स के लिए ही उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, सारों के लिए ही एग्जीक्यूट करेगा एट द सेम टाइम। उसके बाद सेक्शन नंबर 18, ट्रस्टी टू प्रिवेंट वेस्ट। ट्रस्टी टू प्रिवेंट वेस्ट वेयर द ट्रस्ट इज़ क्रिएटेड। जहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट की जाए फॉर द बेनिफिट ऑफ सेवरल पर्सन, जहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट की जाए एक से ज़्यादा पर्सनस के लिए, इन सक्सेशन इन पोजेशन ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी इफ़ ही कमिट्स और थ्रेट्स टू कमिट। जहाँ पर या तो वो खुद करे या फिर खुद कोई कमिट करने की कोशिश करे, एनी एक्ट विच इज़ destructive or permanently injurious the trustee is bound to take measure prevent such act। तो उस
एक्ट का वो जो है मेजर लेगा, यानी कि वो उस एक्ट को वो देखेगा क्या ये एक्ट जो है मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो या क्या ये काम उसके प्रॉफिट में है या जो है नेग्लिजेंस में है। किस तरीके से आपने ट्रस्टी को एक जो है प्रॉपर्टी दी और कोई सैलाब कोई विस नेचर की इस कंडीशन में कोई ऐसा टाइम आ गया जिस टाइम पर ट्रस्टी को कोई भी एक्ट परफॉर्म करना नेसेसरी हो गया, तो वो ये सोचेगा समझेगा कि क्या ये एक्ट जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ये इस प्रॉपर्टी के लिए, इस ट्रस्ट प्रॉपर्टी के लिए पॉजिटिव नेचर में है या नेगेटिव नेचर में है। उसके बाद सेक्शन नंबर 19 अकाउंट्स एंड इंफॉर्मेशन। द ट्रस्टी इज बाउंड टू कीप ए क्लियर एंड अकाउंट्स टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड ऑल रीजनेबल टाइम्स beneficiary to the furnish him and with full and accurate information to the amount इन सिंपल मैनर। सेक्शन नंबर 19 ये कह रहा है कि जो भी अकाउंट्स और इन्फॉर्मेशन है वो सारे के सारे बेनिफिशियरी को देगा। किस तरीके से? वो सारे के सारी एक अपना अकाउंट बनाएगा जहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें लिखेगा कि मैंने इस ट्रस्ट प्रॉपर्टी के लिए सिक्योरिटीज़ के लिए कहाँ कहाँ पैसे लगाए, या इस कोई ट्रस्ट प्रॉपर्टी ऐसी थी जिस प्रॉपर्टी के लिए उस प्रॉपर्टी में कोई दवाई वगैरह लगानी ज़रूरी थी। जैसे कि अगर वीट है तो उस वीट के लिए ज़ाहिर सी बात है अगर दवाई नहीं लगाएंगे वो वेस्ट हो जाएगी। तो उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी के लिए उसने जो जो चीज़ें जो जो काम किए वो सारे के सारे एक जो है अकाउंट्स में लिखेगा और सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वह भी उस इन्फॉर्मेशन जो है देगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 20 इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रस्ट मनी। जो सेक्शन नंबर 20 है वो सिंपली हमें बताता है कि अगर ट्रस्ट मनी है, मनी की सूरत में आपने ट्रस्ट क्रिएट की है तो आप उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशरी। आप उसकी इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं प्रोमिसरी नोट्स की सूरत में, या फिर जो है चेक्स की सूरत में, या फिर डिबेंचर की सूरत में, स्टॉक की सूरत में, सिक्योरिटीज़ की सूरत में, या फिर जो है आपकी हुंडीज़ की सूरत में, या फिर कोई भी ऐसा प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट की सूरत में जिससे आपको प्रॉफिटेबल सिक्योरिटी मिल रही हो। उसके बाद बॉन्ड्स की सूरत में, जो भी बॉन्ड्स होते हैं उसकी सूरत में, या फिर जो है आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स की सूरत में, डिबेंचर्स, शेयर्स इन रेलवे या शेयर इन गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जो शेयर्स होते हैं उस शेयर्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल शेयर्स जिसके अंदर होते हैं, या स्टॉक की सूरत में, या फिर XYZ कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सम सर्कमटांसेस जहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो और जो है उसका लॉस कम हो। तो सेक्शन नंबर 20 ने इन सिंपल मैनर हमें ये बताया कि आप जो है इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं ट्रस्ट मनी की। अब सेक्शन नंबर 1 क्या था? सेक्शन नंबर 1 सिंपल ही था शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। सेक्शन नंबर 2 था इंटरप्रिटेशन क्लास। सेक्शन नंबर 2 था सेक्शन नंबर 1 था, सेक्शन नंबर 2 था ओमिटेड, सेक्शन नंबर 3 था इंटरप्रिटेशन क्लास, सेक्शन नंबर 4 था लॉफुल पर्पस, और सेक्शन नंबर 5 था हमारे पास ट्रस्ट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद सेक्शन नंबर 6 हमने डिस्कस किया क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, और सेक्शन नंबर 7 हमने डिस्कस किया हु मे क्रिएट ट्रस्ट, और सेक्शन नंबर 8 हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट, और सेक्शन नंबर 9 हु मे बी बेनिफिशियरी, और उसके बाद सेक्शन नंबर 10 हु मे बी ट्रस्टी कौन बन सकता है। सेक्शन नंबर 11 की सूरत में लाइबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ ट्रस्टी, और 12 जो है हमारे पास ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट टाइटल ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, और फर्दर हमने जो है उसके बाद उसके जितने भी प्रोविजंस थे 20 तक 1 से लेकर 20 तक आज हमने डिस्कस किए। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर। थैंक यू, दैट्स ऑल।